अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आज आपकी बढ़िया हम मुलाकात करवाएंगे लेजेंडरी फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, बहुत बड़ा नाम। उसके साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त आप जितने अच्छे पेसर्स को देख रहे हैं, या फिर हम जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक नर्सरी तैयार करने का काम वो लाहौर कलंदर्स बहुत लंबे अरसे से कर रही है। और लाहौर कलंदर को जो बंदा संभाल के बैठा है, या लाहौर कलंदर के लिए जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है काफ़ी लंबा अरसा बड़ी मुश्किलात के साथ, कि जब टीम खेलती थी जीतती नहीं थी, बड़े धीमे और ठंडे मिजाज के साथ उन्होंने अपने जो काम था उसको जारी रखा, और फिर एक ऐसी लॉट तैयार हुई और ऐसी टीम तैयार हुई जो कि अब चैंपियन टीम कहलाती है, लाहौर कलंदर। डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस लाहौर कलंदर भी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फास्ट बॉलर और 92 टीम के हीरो भी, और उसका एक अहम हिस्सा भी, आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। आकिब भाई, बहुत शुक्रिया। आकिब भाई, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला। आकिब भाई, बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करनी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो सोशल मीडिया की जीनत बनी जाती हैं, तो ज़रा उस पर क्लैरिटी भी हो जाएगी, लोगों को समझ भी आ जाएगी कि मामला होते क्या हैं। पहले तो आकिब भाई ज़रा इससे शुरू कर लेते हैं, हारिस रऊफ वाले मामले से। किस तरह देख रहे हैं हारिस रऊफ के मामले को? एनओसी तो मिल गया, लेकिन आप समझते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट हारिस रऊफ को खेलनी चाहिए? देखिए, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग होती है एक प्लेयर की टीम मैनेजमेंट से और क्रिकेट बोर्ड से कि उसने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है और किस तरह से फिर क्रिकेट बोर्ड उनको उस फॉर्मेट के लिए तैयार करता है। अगर आप ये देखें तो अगर इनके प्लान में हारिस रऊफ रेड बॉल की क्रिकेट में था ही नहीं, क्योंकि अगर था तो फिर उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं थी या उसके लिए कोई प्लान नहीं था। अगर था तो फिर वो पिछले 15 महीने से एक तो रेड बॉल का मैच खेलता। तो क्लियरली कि उसको सिर्फ उसको भी यही मैसेज था कि आपने वाइट बॉल के ऊपर फोकस करना है। तो ये नहीं हो सकते ऑल ऑफ अ सडन वन डे आप किसी एक 100 मीटर स्प्रिंटर को कहें कि आपने मैराथन भागनी है। ये ऐसे ही है जैसे आप T20 या ODI के बॉलर को कहें कि आप अचानक जाके 5 दिन का टेस्ट मैच खेलना शुरू कर दें। आकिब भाई, इससे कोई प्रॉब्लम होगी हारिस रऊफ को? क्योंकि देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो प्लेयर है, आपसे बेहतर कौन जानता है, आप तो क्रिकेट ही इतना शानदार एरा खेले हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर की अवेलेबिलिटी अपनी शो करनी होती है, चाहे वो रेड बॉल हो चाहे वाइट बॉल हो। लेकिन अगर रेड बॉल नहीं खेलेगा, तो अभी हम देख भी रहे थे कि एनओसी के मामलात पे मुश्किलात हुई थी, लेकिन एनओसी हो गई। चले, तीनों की हो गई, जमान की भी हो गई, हारिस की भी हो गई, उसामा मीर की भी हो गई। लेकिन क्या ये मामला गैर ज़रूरी तौर पर उठाया जा रहा है सोशल मीडिया या मीडिया पर, या फिर ठीक है कि बॉलर के हवाले से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उस पर बात की जानी चाहिए? देखिए, उसने ये कभी इनकार नहीं किया कि जी मैं रेड बॉल जो है वो खेलना नहीं चाहता। हाँ, अगर आप एक टीम मैनेजमेंट या क्रिकेट बोर्ड उससे एक कम्युनिकेट करता है कि फ्यूचर में आपको हमने रेड बॉल में भी कंसीडर करना है, तो फिर उसका एक प्रोसेस है कि उसके ऊपर फिर उसको डोमेस्टिक में वो जाए 5-6 मैचेस कम अज़ कम खेले, सीज़न रेड बॉल का खेले, और फिर आपने उसको रेडी करना है फॉर द टेस्ट क्रिकेट। अब ये होता है ये है कि आप अपनी खुद की गलतियाँ, क्योंकि आपके पास बॉलर्स की लॉट नहीं है, जो क्रिकेट बोर्ड को काम करना चाहिए था कि अपनी रेड बॉल बॉलिंग ऑप्शंस, आपकी वनडे की, आपकी T20 की, ये डिफरेंट स्किल्स होती हैं, उसके लिए काम तो क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जोक बना हुआ है, हर कोई 4-5-6 महीने में चेंज हो जाता है, कोई तीसरा आ जाता है। ये चौथा चेयरमैन है ये विद इन 1.5 ईयर। अच्छा आकिब भाई, कप्तान भी तब्दील हो गए ना। शान मसूद पहले जगह नहीं बनाते, फिर जगह बनती है तो डायरेक्ट कप्तान हो जाते हैं। शाहीन की T20 की कैप्टनसी पर हमें पता ही था कि T20 के कैप्टन के लिए शाहीन का नाम होगा ही होगा, तो वो अंदाज़ा भी था, तो वो हो भी गया। अच्छा, किस तरह से शान मसूद की कप्तानी को, मतलब अचानक आना टीम में और फिर कप्तान बनना, ये कैसा एक अजीब सी रिवायत नहीं लगती आपको? देखिए, ये ना सारा कसूर आपके सर्कमस्टांसेस का है। बाबर ने 4 साल पहले कप्तानी ली। जब 4 साल पहले सरफराज को चेंज किया तो वो भी ऐसे ही चेंज किया कि ड्रास्टिक चेंज, एक तीनों फॉर्मेट से एकदम से उसको हटा दिया। हमारे यहाँ या तो सर पे चढ़ाना है या बिल्कुल ज़मीन पे पटक देना है। तब भी सेंसिबल तरीके से हैंडल नहीं किया गया कप्तान को, और अब भी नहीं किया गया। क्योंकि देखिए, अगर आपको
एक जो दुनिया में कोई भी कप्तान होगा, चाहे वो कोहली है, चाहे वो दुनिया का कोई भी कप्तान है, वो 4 साल वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप एक आपको टर्नओवर मिलता है। कोहली को भी 2019 में चेंज किया गया क्योंकि उस दौरान इनफ क्रिकेट आती है एक कप्तान के पास कि वो अपने आप को एज कैप्टन इस्टेब्लिश करे। बाबर के पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जैसे 5 कंपटीशन आए जिसमें 2 एशिया कप, दो T20 वर्ल्ड कप और एक ये 50 ओवर वर्ल्ड कप, और उसके अलावा भी वो 2 साल फ्रेंचाइज PSL में भी कैप्टन रहे। एज कैप्टन यू नीड टू परफॉर्म एट लीस्ट 1 or 2 ओकेजन्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से उसको हैंडल किया गया, वो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो उसको मैसेजेस जा रहे हैं कि आप कैप्टन नहीं होंगे, तरह तरह की चीज़ें, इश्यूज, कभी लीक्स हो रही हैं, कभी उसके व्हाट्सएप आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो फिर अभी इन्होंने कोशिश की कि जो शाहीन को T20 का कैप्टन बनाया और बाबर को कंटिन्यू कराया जाए इस ऑस्ट्रेलिया के वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ के लिए। बट आपने उसे अफेंड इतना कर दिया, जो रिलेशनिंग है वो क्रिकेट बोर्ड की और कप्तान की बाबर की इतनी ख़राब हो गई कि फिर उसने भी जाने से, कप्तान बनने से टोटल इनकार कर दिया। ठीक है। अच्छा जावेद आकिब भाई, जब हम देखते हैं, आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि हम लोग मिड ऑफ द वर्ल्ड कप ही ये कंट्रोवर्सीज देख रहे थे और कोई और नहीं कर रहा था, बोर्ड की जानिब से ही आ रही थी। मिड ऑफ द वर्ल्ड कप सारी टीम थी, खाली बाबर नहीं था, शाहीन भी था, रिजवान भी था, सारी टीम है और ये सारे सीनियर कैंपेनर्स हैं। शाहीन ने भी कैप्टन बनना है, तो शाहीन भी उस वक्त देख तो रहा होगा कि आगे कप्तान के साथ हो क्या रहा है, तो फिर कभी कभी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही शुरू ना हो जाए। देखिए, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर खेलते हैं तो एज प्लेयर आपने सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। हमारा तो बोर्ड के जो मामलात हैं, ये तो पिछले 2-2.5 साल से तो एक मजाक से कम नहीं है। तो प्लेयर को मेरी तो यही एडवाइस होती है कि आप अपनी गेम के ऊपर फोकस करें, अपनी अगर कप्तान है तो अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम करें, अपनी टीम की बॉन्डिंग के ऊपर काम करें। सो आई थिंक एंड ऑफ द डे जब भी आप कप्तान बनते हैं तो एंड ऑफ द डे आपको 2-3-4 साल में सक्सेस तो दिखानी ही पड़ेगी। ये तो नहीं हम कह सकते कि 4 साल बाद बाबर को भी अब जी ग्रूम हो रहा है। यस, आपको 1-2 साल बहुत होते हैं ग्रूमिंग के, आपको सपोर्ट करने के, देन एटलीस्ट कोई ना कोई रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आपका आना चाहिए। अब अगर शाहीन को अब कप्तान बनाया है तो शाहीन का अभी इम्तहान जो है ये सिर्फ न्यूजीलैंड से शुरू नहीं हो जाएगा। इसको भी आपने कप्तान बनाया, सोच समझ के बनाया, और वो मेरिट के ऊपर बैक टू बैक 2 PSL जिता के वो कप्तान बना है, जो कि आपके पास बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में। अब उसको आप एक देखें कि ये कमिंग जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें आप वो किस तरह की टीम बनाता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको सपोर्ट करें, सारे लोग एक अच्छी टीम बनाएं, और फिर आपने ये देखना कि कप्तान आपने सिर्फ 6 महीने के लिए नहीं बनाते, सोच समझ के बनाते हैं। फिर उसको आप 3 से 4 साल का टर्नओवर आप कम अज़ कम एक कप्तान को देते हैं। और शाहीन को इसलिए बनता है कि एज प्लेयर ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एज उसके पास है, एक्सपीरियंस ऑलरेडी कप्तानी का उसके पास है, तो इसके जो भी आपकी बेस्ट बेट है वो शाहीन की सूरत में है। अब दूसरी जो चीज़ आपने पहले भी जिक्र किया कि शान मसूद का टेस्ट कप्तान बनना, क्योंकि आपके पास जब आपने ऑप्शन ख़त्म कर दी बाबर वाली, उसके बाद आप देखते हैं कि कौन कप्तान जो है वो लीड करेगा। तो रिजवान को देखते हैं तो वो पिछली 1-2 सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ में नहीं खेला, सरफराज खेला है। तो ये बेहतर है कि आप वापस सरफराज की तरफ जाएं। तो अच्छा है कि आप शान मसूद को कप्तान लेकर आए हैं, उसको एक्सपीरियंस भी है कप्तानी का, यॉर्कशायर की कप्तानी की है, डोमेस्टिक में भी की है। बट उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिस वजह से वो टीम से ड्रॉप हुआ था वो थी परफॉर्मेंस। एक कप्तान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अपनी परफॉर्मेंस से लीड करे द टीम, उसके बाद फिर आपका कंडक्ट, आपका इंटरेस्ट, आपकी अप्रोच, आपकी मेहनत, वो बाद की बातें आती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है एक टीम में खेलने की, वो है इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस। आकिब भाई, वर्ल्ड कप से पहले तक टीम का जो बॉलिंग अटैक था वो दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक,
फिर डर रहे थे दुनिया में, तो सब लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक जैसा अटैक ही नहीं होगा वर्ल्ड कप में। लेकिन एशिया कप के उस मैच से जो कि इंडिया के साथ और फिर श्रीलंका के साथ हमने खेला, पता नहीं क्यों सारा कुछ तब्दील हो गया। क्या नसीम शाह सिर्फ एक एलिमेंट है, या फिर शाहीन, हारिस, सारे क्यों इस तरह हो गया कि बिल्कुल ही हमें आउट ऑफ निक दिखाई दी और वर्ल्ड कप पूरा भी हमारा बॉलिंग पर बात करते निकला, हालांकि हम तो हमेशा बैटिंग की बात करते हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए ये जो बॉलिंग कॉम्पोजिशन है ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसको ये मेरा ख्वाब था कि एक दिन जो है ना शाहीन के साथ नसीम बॉलिंग करे और बाद में हारिस वाला बॉलिंग अटैक। शाहीन एक स्ट्राइकर है, विकेटें लेता है वसीम अकरम की तरह, और दूसरी तरफ से वसीम राकिब की तरह अगेंस्ट द विंड बॉल करने वाला बॉलर चाहिए जो प्रेशर करे, जो ऐसा हो कि जो शाहीन को अलाउ करे टू स्ट्राइक। और बाद में हारिस जो है वो दायरे के बाद में आए लाइक वकार यूनुस और खुल के तेज बॉलिंग करे और विकेटें ले। जैसे ही नसीम शाह आउट हुआ टीम से अनफिट होके, तो दूसरी तरफ जो है बिल्कुल एक्सपोज हो गई। इन्होंने दूसरी ऑप्शन ना क्रिएट की थी, ना उसके ऊपर को मेहनत की थी। आप 2 साल बाहर बैठे हसन अली को लेकर आ गए, जो कि वो जो रोल नसीम शाह का था विद न्यू बॉल वो उसके लिए रेडी नहीं था। तो जब एक तरफ से एक्सपोज हो गए, और आपने कई दिन मैचों में देखा होगा शाहीन आता है पहला ओवर मेडन करता है, दूसरी तरफ से कभी इफ्तिखार करा रहा है, कभी कोई करा रहा है, वो हसन करा रहा है, कोई प्रेशर नहीं है। तो जो ओपनर्स के ऊपर एक प्रेशर होता है वो ख़त्म हो जाता है और आपकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई। और एक और जो वजह है, आपके पास स्पिनर इस काबिल है ही नहीं। आपको इंडिकेशंस मिल रहे थे कि ये नवाज, ये शदाब, ये उस तरह के नहीं हैं कि आपको ये मैचेस जितवा के दे सके मिडल में विकेटें लेके। लेकिन आपने कोई काम ही नहीं किया, आपने कोई ऑल्टरनेट चीज़ें जो हैं वो बॉलिंग ऑप्शन या बैटिंग ऑप्शन या स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, आपने पिछले 4-5 साल से अपना डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसको बंद किया हुआ है। तो आपको नए प्लेयर मिलेंगे तो किधर से मिलेंगे? जब आकिब भाई अगर हम इसी पर थोड़ी सी और डिटेल बात करने, हारिस रऊफ का एक्सपेंसिव होना, क्या उसका यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हुआ कि उसको चेंज पे लाना था? कभी पहले ले आते थे, कभी हम चेंज पे ला रहे थे। यूटिलाइजेशन का मसला था, या हारिस रऊफ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इंडिया जाके उन पिचेस पे? देखिए एक रोल है, आप बेस्ट जिस चीज़ में हो आपको उस रोल में इस्तेमाल करना चाहिए, उसको दायरे के बाद आपने इस्तेमाल करना है। लोग पता है जेनेटिक बात कर देते हैं। आप अगर आप देखें तो फर्गूसन को देखें या मार्क वुड को देखें या नोकिया है या जितने भी तेज़ बॉलर हैं, वो दायरे में आके सारे मार खाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं, क्योंकि जब बॉल ज़्यादा एयर में तेज़ जाती है तो वो स्विंग कम होती है, वो जल्दी पहुंच जाती है बैट्समैन के पास। तो इसीलिए आपके न्यू बॉलर स्पेशलिस्ट बॉलर्स होते हैं जिन्होंने 2 सिर्फ दायरे के बाहर फील्डर हैं, उनकी एक्यूरेसी और उनकी जो सीम पोजीशन है वो बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। और जो तेज़ बॉलर्स होते हैं ये दायरे के बाद यूज़ करते हैं जब आप फील्ड खुल जाती है और ये फिर स्ट्राइक करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती, उसको यूटिलाइज सही नहीं किया क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं थी। फिर डेस्परेट होके हारिस को भी नई बॉल करानी पड़ी और जितनी आपकी स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल ही दूसरी डायरेक्शन में चली गई। आगे भाई इतना बड़ा हमारे पास पेस अटैक हुआ करता था, लैंड ऑफ पेसर्स, आप हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, और ऐसे लोग थे जो आप 3 हज़रात के होते हुए तो बाहर बैठे रहे और वो भी बहुत अच्छे बॉलर्स थे। फिर उसके बाद हमने एक एरा देखा जब शोएब अख्तर हो गए, आसिफ हो गए, आमिर, एक लंबा एरा था, बहुत लंबा हमारा एक सेशन या स्पेल कह लें जो बॉलर्स का था। ये अब हम 2-3 पे आके बैठ गए। डोमेस्टिक क्रिकेट इसकी बड़ी रीज़न है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हो रही, पिचेस का मसला है। मसला क्या है? मसला कुछ नहीं है, मसला आपको सामने है। एशिया कप से पहले आपको ये 3 बॉलर्स का कॉम्बो था, ये दुनिया का बेस्ट था। मसला ये है कि आपकी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, उसको पता नहीं हाई परफॉर्मेंस का भी कहते हैं, वो 2008-10 से बंद है। जितनी लॉट शुरू में ट्रेंड हुई थी वो सारे के सारे या रिटायर्ड हो गए हैं या छोड़ गए हैं। उसके बाद आपने ऑप्शन क्रिएट नहीं किया। आपको कुछ टैलेंट जो है PSL के ऊपर आप बैठ के सारे सिलेक्टर्स और क्रिकेट बोर्ड, वहाँ से टैलेंट आएगा, उसको हम उठाएंगे, लेकिन खुद से काम नहीं करेंगे। जो टैलेंट मिला भी उसको ज़ाया कर दिया।
हसनैन आपको मिला, वो अनफिट है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है उसकी इंजरीज का क्या हाल है, उसका रीहैब कैसा है। दानी अनफिट हुआ है। ये जो नया अभी तेज बॉलर आया था एहसानुल्लाह, इस सीजन, हाँ वो अनफिट है। तो आप यहाँ तो ना तो आपके पास कोई इस तरह की एक्सपर्टी आपने पैदा की, जो आपके सिस्टम्स थे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज थी ये हमारी एनसीए जी थी 2004, 6, 8, 10 तक, उसको हमने बेड़ा गर्क कर दिया, उसको हमने बंद कर दिया। ऐसे ऐसे लोग वहाँ ले आए जिन्होंने कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं किया था इस लेवल के ऊपर। तो टैलेंट इज स्टिल देयर। अभी हमारे पास अगर टैलेंट ख़त्म हो गया तो ये हमारे पास बॉलर्स कहाँ से आ जाते हैं। अभी हमने 5 बॉलर्स 140 प्लस जिम्बाब्वे क्रिकेट को दिए हैं उनकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए, और वहाँ ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी हमने ट्रायल्स लिए थे, वहाँ पे हमने 17 बॉलर्स अभी निकाले थे, जो कि जिनमें 12 फास्ट बॉलर थे, 7 स्पिनर्स थे, जिसमें हर तरह का स्पिनर, हर तरह का फास्ट बॉलर, पेस है, स्पिन बॉलिंग है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जब तक ये सांप सीढ़ी का खेल क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन लेवल पे लगा रहेगा, नीचे आपके सिलेक्टर बदलते रहेंगे, आपकी डेवलपमेंट के लोग नहीं काम करेंगे। तो मेरी तो एक ही सजेशन है, ये सारे हम ड्रीम और ख्वाबों की बातें करते रहते हैं सिस्टम अच्छा हो जाए, बट वो सिस्टम अच्छा होगा कैसे? सिस्टम अच्छा एक ही तरीका है कि ये जैसे ये जो चेयरमैन पीसीबी का जो अंडर आती थी, जब तक के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये को 8-10 साल हुए इसको चेंज किए हुए, क्योंकि चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट करता है आपका अभी प्राइम मिनिस्टर, और पहले करते होते थे आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये जब से गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास, ये तमाशा लगा हुआ है, गवर्नमेंट जाती है, चेयरमैन जाता है, और ये कभी रुकेगा भी नहीं। इसमें आप हम या कोई ख्वाहिश भी ना रखें। इसकी मिसाल ये है कि अभी मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे थोड़ी सी रिसर्च की कि यार देखो तो सही कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, आप भी इसके ऊपर करिएगा। अभी तक पाकिस्तान के 47 से लेके अब तक 13 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं, और इसको कंपेयर करें आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, तो वो 30 हैं। तो इंडिकेशन क्या आती है कि जब तक ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर थी, अगर आज ये नॉमिनेशन किसी चेयरमैन की होती प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान में, तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान आज भी अलवी साहब हैं, जो कि पिछले 5 साल से हैं। तो आपका ये जो इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से आपका बेड़ा गर्क हुआ है। अगर किसी ने इसको ठीक करना है तो पहली चीज़ ऊपर से ठीक करनी पड़ेगी। आके मैं तो समझता हूँ, खैर ये मामला मेरी नज़र में थोड़ा सा डिफरेंट, मैं समझता हूँ कि इसे निकालें ये चेयरमैन को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से, बल्कि इसको डालें आप ये जो डिस्ट्रिक्ट और ये सारे इलेक्शंस होते हैं, एक थ्रू प्रॉपर चैनल चेयरमैन सेलेक्ट हो, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रॉपर इतना बाइख्तियार हो कि वो जो नीचे से सिलेक्ट होकर आ रहे हो 2-3 लोग, उनमें से एक बंदा सिलेक्ट हो, फिर 3-1 साल वो बैठा रहे, ना कि हम किसी को चेयरमैन बनाएं और फिर उसको कोई दूसरा आए और हटा दें। आपकी बात सही है कि प्रेसिडेंट के मामले में था तो शायद वो सारे 4-5 साल पूरा भी कर गए, और वो लोग काफ़ी रहे हैं। मतलब अगर मैं माजिद खान साहब की भी बात कर लूँ या उससे पहले भी कर लूँ, तो वो लोग पूरा कर गए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आईपीसी मिनिस्ट्री बीच में कूद पड़ती है, कभी प्राइम अभी मिनिस्टर आप जो बात कर रहे हैं ना, ये फिर आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं। हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जो रियलिटी है। तो अगर आप रियलिटी में रहते हुए बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, आइडियलिज्म आएगी अल्लाह ले आए, लेकिन आज की हकीकत ये है कि यही हो रहा है, और ऐसे ही मुझे लगता है कि चलेगा काम। आके भाई मुझे ना थोड़ा सा पीएसएल पर भी आपसे बात करनी है, चूंकि पीएसएल भी करीब है, हर जगह ट्रेड का एक सीजन चल रहा है, लेकिन लाहौर कलंदर बड़ी खामोशी से बैठी है। राशिद अनफिट है, मैं जरा आज आपसे ये भी पूछूंगा कि क्या सोचा है उनके हवाले से। फिर आपके पास स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है लाहौर कलंदर की, हम हमेशा लगता यूं है कि बॉलिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन जब बैटिंग की बारी आती है तो लास्ट 2-3 सीजन में बड़ा सरप्राइज किया। एक छोटा सा ब्रेक से आते हैं। तो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस लाहौर कलंदर और शानदार क्रिकेटर बॉलर लेजेंडरी आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पीएसएल का भी सीजन है, उस पर भी बात करेंगे। हर जगह ट्रेड का चर्चा है, राशिद खान की इंजरी है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। ज़रा आकिब भाई हैं तो फ़ायदा उठाते हैं, जान लेते हैं कि क्या कोई परेशानी लाहौर कलंदर के कैंप में भी है या नहीं। क्रिकेट पे तो बात कर ही रहे हैं, आगे भी चल के करते हैं ज़रा कुछ बॉलिंग टेक्निक्स पर भी, लेकिन आकिब भाई हैं तो ज़रा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए पीएसएल के हवाले से। आकिब भाई,
राशिद खान इंजरी का शिकार है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है और मेरा ख्याल है विनिंग आपके अंदर हमेशा उसने बड़ा अहम हिस्सा डाला है लाहौर कलंदर में, बैट से भी फील्डिंग से भी, बॉलर तो वो है ही शानदार, लेकिन इंजरी का शिकार है। क्या कोई परेशानी है लाहौर कलंदर के कैंप में? देखिए, राशिद खान एक ऐसा प्लेयर है कि उसके ना होने से दुनिया की हर टीम परेशान होती है, क्योंकि अगर किसी के पास चॉइस हो पूरी दुनिया के अंदर कि एक प्लेयर आपने पिक करना है तो प्रॉबली वो राशिद खान ही होगा। डेफिनेटली उस जैसा प्लेयर मुश्किल से है मिलना, बट देखिए हमें भी अफसोस है कि इतना ज़बरदस्त प्लेयर जो है वो इस साल इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं होगा। विश एंड लक कि वो जल्दी से फिट हों, बट उसमें फिर ये है कि आपने अल्टरनेट रिप्लेसमेंट्स या ऑप्शंस की तरफ जाना है, तो डेफिनेटली सारी टीमें जो होती है कहीं ना कहीं इंजरीज़ की वजह से एट टाइम्स प्रॉब्लम्स आती हैं, बट कोशिश यही है हमारी कि वो जो उसकी प्लेस है, जिस तरह वो इफेक्टिव 4 ओवर करने, 8 नंबर पे बैटिंग करनी, फील्डिंग ज़बरदस्त है, तो कोशिश कर रहे हैं, हंट है कि कहीं से ऐसा प्लेयर जो है वो उतना नहीं, बात अच्छा आकिब उसका भाई, जो बड़ी रोल है, खबरें गर्म रोल इज है, बड़ी इम्पोर्टेंट। खबरें गर्म है मैक्सवेल के हवाले से, तो क्या ऐसा भी सोच रही है लाहौर कलंदर? देखिए, अभी तक तो हमें ये नहीं खबर मिली कि वो रजिस्टर्ड हुए हैं, वो भी लोगों की ख्वाहिश है कि मैक्सवेल आके पाकिस्तान खेलें, बट देखिए इसमें तो जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं फिर वो हमारे पास एक लिस्ट आती है, तो उसके मुताबिक ही आपकी ऑप्शंस होती हैं, और ये आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको प्लेयर भी नहीं मिलता, फिर डिपेंड करता है कि आपकी बारी कौन सी है। अगर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है तो जिसकी बारी पहली होती है उसको मिलेगा, बट एनीवे ये जो हमारा हार्ड वर्क था पिछले 7-8 साल के अंदर, इसकी वजह से थोड़ा सा हमें सुकून है कि हमारे पास ऑप्शंस अच्छी हैं। एक एक तिनका जोड़ के हमने ये गुलदस्ता बनाया है, तो इसमें पेशेंस चाहिए होती है, मेहनत चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। सो थैंक गॉड कि वी आर स्टिल इन अ बेटर पोजीशन टू मेक आगे भाई फर्दर इतना गुड लंबा अरसा डिसीजंस। इतने पेशेंस के साथ कैसे बैठे आपने कैसे सोचा कि कोई टेंशन नहीं? बड़ी आपको पता है सोशल मीडिया तो एक मुंह जोर घोड़ा है, बड़ी तनकीद होती रही कि लाहौर कलंदर हार रही है, और लाहौर कलंदर से प्यार भी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही है कुछ पाकिस्तान में ज़्यादातर फैंस को। तो इतना लंबा अरसा ये पेशेंस कैसे दिखाया, इतने सुकून से कैसे बैठे रहे? कभी कप्तान भी चेंज किया तो सुकून से उसको टाइम दिया और वो फाइनल तक भी ले जाए। मैं सोहेल अख्तर की बात कर रहा हूँ, बड़ा उसको टाइम दिया, और फिर दिलबर जैसे बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी और बाकी प्लेयर्स को भी लेकर आए। तो पेशेंस कैसे दिखाया? क्या कैंप में क्या था कि कोई बात नहीं हार रहे हैं लेकिन हम अपनी नर्सरी तैयार कर रहे हैं? देखिए, जब आप एक काम शुरू करते हैं तो देखते हैं कि उसमें ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, क्या डोमेस्टिक में ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको हम चेंज कर लें या बदल लें तो जिससे हम एक विनिंग टीम बना सकते हैं। तो पहले साल जब मैं 2016 में आया तो ऐसी होप नज़र नहीं आई, तो फिर हमने वी टुक द हार्ड वे कि जाना है पूरे पाकिस्तान में जितने बच्चे हैं उनको ट्रायल करने हैं, और करते 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 ये कुछ 5 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं अब तक। फिर उसमें हर साल एक एक दो प्लेयर डालते क्योंकि हम काम कर रहे थे, लोग शोर मचा रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। सबसे आसान काम होता है बात करना, और मैं हमेशा अभी टीवी के ऊपर भी बात करता हूँ कि जितने हमारे ये एक्स प्लेयर्स हैं, खुदा के वास्ते शाम को 2-3 घंटे ग्राउंड का रुख करें। टीवी के ऊपर तनकीद सिर्फ करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए लोग शोर मचा रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, और अभी भी शुक्र है कि एज क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर मेरी कोशिश होती है कि जब भी हो जाऊं और प्रैक्टिकली जो बच्चे हैं उनमें अपना नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़, उनकी हेल्प आउट कर सकूं टू डेवलप देयर गेम। और यही एक मोटिव होना चाहिए किसी भी एक्स क्रिकेटर का कि वो मैक्सिमम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है इनटू समबडीज गेम। आके भाई अभी बहुत रिसेंटली एक बड़ा अजीब सा डिसीजन भी हुआ पीसीबी में, सलमान बट की इंडक्शन हुई और 24 घंटे के अंदर अंदर सलमान बट को फिर बाहर कर दिया, मतलब किसी प्रेशर पर कर दिया लेकिन वो फौरन बाहर कर दिया।
समझते नहीं है कि इस तरह बहुत ज्यादती है ये सलमान बट के साथ भी। उन्होंने अपना प्रोग्राम भी पूरा किया है, फिर क्यों आमिर को क्यों फ़ोन कर दिया था मोहम्मद हफीज़ ने कि भाई आएँ और डोमेस्टिक खेलें? यार आमिर के लिए अलग स्टैंडर्ड, सलमान बट के लिए अलग स्टैंडर्ड, उसको तो मौका भी नहीं मिला दोबारा पाकिस्तान से खेलने का। तो वो काम तो कर ही रहा है और बड़ा एजुकेटेड और समझदार क्रिकेटिंग ब्रेन है। देखिए थोड़ा सा सलमान बट भी गलत खेल गए। उसकी वजह ये है कि देखिए एक इंसिडेंट हुआ, वो काफ़ी आपकी एज पर्सन बड़ी रिप्यूट डैमेज होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स लेते लेते आप इंसान से गलती होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको काले पानी की सज़ा दे दें। बट आप उनको लीग्स के लेवल, मैं था जिसने अभी भी आज मुझे लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने उसको फिर क्यों खिलाया था PSL। देखिए आपकी लोकल जितनी टूर्नामेंट्स हैं, आपकी लीग्स हैं, ये जाते हैं जब इनको PCB या ICC क्लियर कर देती है, देन अगेन वो इंसान है, गलती के बाद भी उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, तो उनको मौका दिया जाए कि वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, PSL लेवल के ऊपर अपनी ब्रेड एंड बटर कमा सके, अपनी गेम को जारी रख सके। लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू द नेशनल टीम वहाँ अवॉइड करना चाहिए। और ये आई वॉज वंडरिंग कि ICC की तरफ से भी ये प्रेशर ज़रूर आना ही आना था। मोहम्मद आमिर के मामले पर भी ऐसा ही देखते हैं आकिब भाई। देखिए हफीज़ के लिए मुझे बड़ा इस चीज़ के ऊपर अफसोस है। पहले तो ये था कि उसको फास्ट ट्रैक करके आमिर को लाना और आसिफ और बट को दूसरों को पीछे छोड़ना, ये तब भी ज़्यादती थी। आना उसको भी नहीं चाहिए था उस लेवल के ऊपर। बट अगेन अगर हफीज़ हमेशा ये बात करता था, मुझे याद है कि जी अगर आमिर आएगा उस टीम में तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। और जब आपको अभी मौका मिला है कि आपने पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट को लीड करना है एज डायरेक्टर क्रिकेट एंड हेड कोच, आप आमिर को फ़ोन कर रहे हैं, एक रिटायर्ड प्लेयर को, कि आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आपको ज़रूरत क्या थी? आप अपने स्टांस के ऊपर खड़ा रहो। आप जब मौका मिलता है तो फिर आपका पता चलता है कि आप क्या सिर्फ बातें करते हैं या प्रैक्टिकली भी उस जैसी चीज़ें कर सकते हैं। अब यही बात ना आके भाई, आपसे मेरी जब भी बात हुई प्रोग्राम में हो वह, आप एक प्रिंसिपल स्टैंड पर हैं कि जी PCB के अंदर काम करने के लिए एक ख़ास माहौल होना चाहिए, वरना PCB में काम नहीं हो सकता। ये बात आपकी बिल्कुल प्रिंसिपल स्टैंड है, आपको कोई ज़रूरत भी नहीं थी। आप लाहौर कलंदर के साथ बेहतरीन काम भी कर रहे हैं, दुनिया भी देख रही है, बल्कि नर्सरी शायद PCB के लिए लाहौर कलंदर। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ना और एक ऐसे मौके पर सारों का, मैं ख़ास तौर पे वहाब रियाज का भी, उनसे भी बातचीत हुई थी। उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई तो कामरान से भी हुई और वहाब रियाज से भी हुई, लेकिन ये 3 लोग थे जो कन्विक्ट हुए। अब वहाब रियाज ने एक स्टेप लिया, वहाँ से हफीज़ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, और फिर सिर्फ बात मैं हमेशा कहता हूँ सलमान बट की क्यों कर रहे हैं? फिर आपने क्यों फ़ोन किया? इमाद को भी कर दिया, उसकी मिन्नतें कर रहे हैं। आपको डोमेस्टिक में कोई प्लेयर नहीं मिल रहा, इतने बड़े बड़े लड़के हैं, मेहरान मुमताज़ को तो कोई नहीं पूछ रहा बेचारे को, और आप बात करते हैं कि जी इमाद से बड़ा कोई हमारे पास बॉलर नहीं है। फिर आमिर की मिन्नतें कर रहे हैं, उन्होंने खेलना नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो ये तो डैमेज हमारे जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उनके ज़हनों पर क्या जाता होगा? देखिए सारे के सारे ना क्योस में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मौके से फ़ायदे उठा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तानी टीम के पास कोई दिमाग नहीं है, जाके उसको कोई समझा देगा तो वो चैम्पियंस बन जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम है हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। अगर किसी ने काम करना है तो जो इतना बड़ा गैप पड़ चुका है, नीचे आपके एकेडमीज़ बंद हैं, वहाँ काम नहीं हो रहा, आपकी A टीम का बुरा हाल है, टीमें हैं नहीं हैं, तो प्लेयर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। प्लेयर आपके पास है नहीं, तो आप चेहरा बदल देंगे एक कोच का दूसरे कोच से तो फ़र्क क्या पड़ेगा? बॉलिंग तो फिर स्पिन आपकी ऑप्शन है, तो किसने करानी है? वही नुमान है 40+, वही आपके पास शदाब है, वही नवाज है, तो फ़र्क क्या पड़ेगा? आप एक कोच बदल दोगे, दूसरा ले आओगे, तीसरा ले आओगे, या चेयरमैन बदल दोगे, दूसरा ले आओगे। लेकिन जब तक आप अब ग्रास रूट लेवल पे अगर आज काम करें तो आपको कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। आके भाई 2-3 साल पता नहीं हमारे पास हैं भी कि नहीं, 2-3 साल, और 2-3 साल में हमारा अगला वर्ल्ड कप भी निकल जाना है, और फिर हमने दोबारा उस वर्ल्ड कप में कहना जी हमारे पास, चूंकि वर्ल्ड कप बाहर हो रहा था
तो हमारे पास पेसर देखिए अभी T20 की टीम बनानी है, अगर इन्होंने टीम बनानी है तो ये बैठे कि जी T20 वर्ल्ड कप हम कैसे जीत सकते हैं, हमें कौन से बॉलर चाहिए। अगर पूरे सिस्टम में देखें कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, उनको इकट्ठा करें, उनको ट्रेन डिफरेंट तरीके से करें। वो टिपिकल आपकी डोमेस्टिक और टिपिकल ट्रेनिंग्स आप अब नहीं चलती। लोगों ने फ़र्क डाल दिया, लोगों ने फ़र्क डाल दिया अपनी फिटनेस के ऊपर, अपनी पावर हिटिंग के ऊपर। आप वही टिपिकल तरीके आजमाए जाएंगे तो आप कभी भी मुकाबला नहीं करेंगे। आप एमरजेंसी सूरत पे T20 वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करें और फिर नीचे आएँ और काम शुरू करें। आपके पास ऐसे बॉलर्स पहले तो आइडेंटिफाई करें कि ये आपके रेड बॉल के बॉलर हैं, ये 50 ओवर के हैं, ये ओनली T20 स्पेशलिस्ट है। पहले तो आइडेंटिफिकेशन करें, फिर ये पता चले आपको चाहिए क्या, फिर उसके लिए टैलेंट हंट करें, बाहर निकलें, लोगों को लाएं, ट्रेंड करें और उस लेवल का ट्रेंड करें कि उनकी बॉडीज बताएं कि वो ट्रेंड है। बेहतरीन। आगे भाई एक बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है और वो सोशल मीडिया पे आपने भी देखा, आप तो खैर सोशल मीडिया को ज़्यादा बदर नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनवाने में लाहौर कलंदर्स का, आकिब जावेद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। किस हद तक दुरुस्त है ये बात? देखिए लोग जब बात करते हैं तो उनकी अपनी मर्जी होती है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपको T20 की टीम में आने के लिए किस प्लेटफॉर्म पे एज प्लेयर परफॉर्म करना चाहिए। PSL एक नेशनल T20 है, उसका लेवल बहुत ही नीचा है। PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आके अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आप पाकिस्तान T20 के लिए कंसीडर होते हैं। और इसी तरह जब आपने T20 कैप्टन की बात करते हैं तो आपकी ना तो हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ कि बैक टू बैक एक कप्तान जो है वो आपको 2 ट्रॉफी जिताता है और आके डे एंड नाइट का फ़र्क डाल देता है। इट मीन्स कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और वो इस काबिल है कि उसको आप कप्तान बनाएं ताकि वो बेहतर रिजल्ट्स ला सके। अच्छा आकिब भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि आपने उसको जूनियर लेवल से ग्रूम होते देखा और पाकिस्तान टीम का स्टार बनते थे, वहां से ये कहानी शुरू हुई। ये जो कैप्टनसी एबिलिटीज थी, ये आपको कब पता चला कि शाहीन में कैप्टनसी एबिलिटीज हैं और शाहीन को PSL की अगर कमान दे दें लाहौर कलंदर की तो हमारे लिए कुछ कर लेगा? ये कैसे अदराक कैसे हुआ? देखिए ये जब सुहेल अख्तर को हमने कैप्टन बनाया, क्योंकि हमारा ये सोच थी कि जो आपका लोकल कैप्टन होता है वो आपको बेहतर नॉलेज दे सकता है, क्योंकि फ़ॉरेन तो 4 प्लेयर्स होके बाकी तो 7 जो है वो लोकल होते हैं। तो इसलिए इसी की वजह थी कि सुहेल अख्तर को कप्तान बनाया था और वो फाइनल तक ले गया टीम को। जिस दिन सुहेल अख्तर को कप्तान बनाया था उसी वक्त शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन बनाया था। हमें यह पता था कि सुहेल अख्तर कैन नॉट बी अ परमानेंट सोल्यूशन इन दैट एज, तो परमानेंट सोल्यूशन तो शाहीन शाह अफरीदी था। जब हमने 2 साल पहले उसे कप्तान बनाया तो सब लोग परेशान हो गए कि ये अचानक उन्होंने उसको कप्तान बना दिया, हालांकि 2 साल से वो वाइस कैप्टन था और वो सजेशंस वो देता था, जो गेम की बात करता है। हम इसी चक्कर में रहते हैं कि एज तब तक बढ़ेगी नहीं, आपकी समझ और अकल बढ़ नहीं सकती। हालांकि गेम सेंस का, इंटेलिजेंस का एज से कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह से वो एग्रेसिव माइंडसेट है उसका, जिस तरह से वो दूसरों को, प्लेयर्स को बैक करता है, एक लीडर के अंदर सबसे पहली क्वालिटी उसकी गेम सबसे आगे हो, उसका डिसिप्लिन सबसे आगे हो और उसके अंदर करेज हो कि जो मुश्किल हो वहाँ जाके खड़ा हो जाए। और चौथी चीज़ ये कि अपनी पूरी टीम को बैक करें और उनको साथ लेके चले। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ऑब्वियस थी और लोगों को नहीं था पता, तो इसलिए वो परेशान हो गए। अच्छा आकिब भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपकी कैप्टनसी के बाद बात हुई कैप्टन बनने के बाद शाहीन से, क्या सोच है शाहीन में? और पहला बहुत बड़ा असाइनमेंट है, हम न्यूजीलैंड में हमेशा से दोनों ही मुश्किल हैं, खैर ऑस्ट्रेलिया भी, और ऑस्ट्रेलिया में तो 95-96 के बाद से कुछ जीते नहीं है। तो क्या वार्नर के लिए तो आपको पता ही है कि बड़ी बातचीत चल रही है कि वार्नर को शाहीन कुछ करने नहीं देगा, और शाहीन ने भी कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वार्नर के आखिरी सीरीज़ अच्छी नहीं होने दूंगा। और एक बड़ा मज़े का कॉम्पिटिशन हमने यहाँ भी लाहौर में भी देखा वार्नर और शाहीन के बीच। शाहीन हमारा स्टार है नो डाउट, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना साथ लेके चलना, टीम मुत्तहिद है, क्योंकि बाबर के टाइम पे टीम बहुत मुत्तहिद थी। फिर बीच में जो आपको पता है वर्ल्ड कप के बीच में अजीब अजीब खबरें आती रहीं कि शाहीन बाबर के मामलात ख़राब रहे और कभी कुछ और कभी, तो ऐसा कुछ है या नहीं है?
देखिए जब टीम हारती है ना तो फिर सारे स्पेकुलेशंस के ऊपर चले जाते हैं कि टीम में लड़ाइयाँ हो गई, टीम इकट्ठी नहीं है, वही जीत रही होती है, तो सब चीज़ें आपको बेहतर नज़र आती हैं। सो आई थिंक कि जो कप्तान है, अब जब अभी तो टेस्ट मैचेस हैं वहाँ तो शान कप्तान होंगे, लेकिन जब न्यूजीलैंड में जाएंगे तो पहली असाइनमेंट होगी शाहीन की। देखिए जादू की छड़ी नहीं होता कोई कप्तान, अब वो जब बनेगा फिर उस अपनी एक टीम बनाएगा, अपना जो जिस तरह से उसने टीम को चलाना है, जो उसका माइंड सेट है, वो करते करते टाइम तो लगेगा। अब ये नहीं है कि आप पहली सीरीज़ में देखें कि अब शाहीन है तो वह क्लीन स्वीप करके टीम आ जाए। डेफिनेटली एक अच्छी टीम है न्यूजीलैंड और टफ टाइम होगा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा, बट मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में इस वर्ल्ड कप को लेके शाहीन किस तरह से अपनी टीम को बिल्ड करता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राकिब भाई, क्या फर्क होता है कि बैट्समैन कैप्टन हो और एक बॉलर कैप्टन हो, कितना फर्क देखते हैं इसमें? देखिए सबसे तो ज़रूरी है कि वे जो आपका कप्तान हो वो टॉप परफॉर्मर हो। जब वो खुद परफॉर्म करता है देन ओनली वो लोगों को पुश करेगा, इनकरेज करेगा। जो मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि जो बॉलिंग सेंस जिसमें है वो ज़्यादा बेहतर कप्तान हो सकता है, क्योंकि कप्तानी होती है जब आप फील्ड कर रहे होते हैं। जब आप बाहर बैठे होते हैं फिर तो आपके पास कोच भी बैठा होता है, बैटिंग कोच भी बैठा होता है, सारे ब्रेन्स बैठे होते हैं कि किसने बैटिंग के ऊपर जाना है नहीं जाना। कप्तानी होती है फील्ड के ऊपर, और जो बॉलर है उसके अंदर हमेशा से मैं समझता हूँ डेफिनेटली उसके अंदर ज़्यादा बॉलिंग की, फील्ड प्लेसिंग की ज़्यादा सेंस होती है। लास्ट चंद मिनट होंगे हमारे पास और फिर आकिब भाई से जरा लाहौर कलंदर उसकी ट्रेड्स पर बात करें, क्योंकि हर तरफ ट्रेड की गहमा गहमी है, लेकिन सुकून में बैठे हैं लाहौर कलंदर। ना कोई उनका प्लेयर कहीं जाना चाह रहा है, ना कहीं से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी लंबी लंबी ट्रेड्स हो रही हैं। माद वसीम की टीम चेंज हो गई, हसन अली कहीं और चले गए, नसीम शाह की टीम तब्दील हो गई सालों बाद और नसीम शाह की जगह 2 प्लेयर्स ले लिए। इसी तरह मुल्तान सुल्तान में इफ्तिखार अहमद और बाकी शान मसूद की भी खबरें, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वापस आते हैं जी छोटे से ब्रेक से, तो ये भी पूछ लेते हैं। वेलकम बैक जी। और पीएसएल के हवाले से भी काफ़ी खबरें थी कि कुछ फ्रेंचाइज खुश नहीं थे कि बाहर जा रही है, और कुछ फ्रेंचाइज इस पे बजट हैं कि पाकिस्तान में करवाई जाए, पाकिस्तान का ब्रांड है। ज़रा लाहौर कलंदर क्या सोचती है, क्या समझती है, इस पर भी बात, ट्रेड्स पर भी बात करते हैं। चंद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और फिर ज़रा सुनने वालों के लिए जो लाहौर कलंदर के बड़े फैंस हैं उनको भी पता चल जाएगा लाहौर कलंदर क्या सोच रही है। आकिब भाई, एक तो पीएसएल के हवाले से अब तो आ गया कि 8 से 24 वही डेट है और ड्राफ्ट 13 तारीख को है, तो ज़रा सुकून हो गया, क्योंकि बड़ा इस पे तजब्जुब का शिकार रहे हम भी और सारी फ्रेंचाइज भी कि कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है। तो क्या कोई फाइनल हुआ है कि पाकिस्तान हो रही है, बाहर हो रही है? यूएई की खबरें थी कि 15 दिन करा लें फिर पाकिस्तान ले आए, तो लाहौर कलंदर का स्टांस क्या है इस पे? देखिए पहले तो हम अल्लाह अल्लाह करके इसको यूएई से पाकिस्तान लाए, और जो चेयरमैन थे वो भी झंडे लेके फिर रहे थे कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट लेकर आए। अब जब आ गई है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ लोग जो है ना, आई डोंट नो क्रिकेट बोर्ड के अंदर इनको क्या शौक है इसको बाहर ले जाने का। अभी पाकिस्तान में एक ही ऐसा ब्रांड है जिसके लोग सारा साल इंतज़ार करते हैं, और आप उन फैंस से आपकी पीएसएल जो है वो बाहर ले जाएंगे विदाउट एनी रीज़न। ये जिस दिन जाएगी वो इस पीएसएल के लिए और हमारी क्रिकेट के लिए एक बैड न्यूज़ होगी, और वो किसी मजबूरी की होगी। आई होप कि ऐसा दोबारा ना हो। मैं तो हैरान होता हूँ कई दफ़ा इस सोच के ऊपर। डेफिनेटली पाकिस्तानी लीग है, पाकिस्तान फैंस के सामने होनी चाहिए, और इसकी कोई जगह दूसरी नहीं है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, किसी को सोच भी नहीं आनी चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा आकिब भाई, पाकिस्तान में अब ग्राउंड्स हर कोई इसकी बात कर रहा है। अगर आपने खुद भी विजिट किया हो तो पाकिस्तान में टेस्ट भी खेला गया है, हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में, दीगर स्टेडियम है, फैसलाबाद है, डेनिस लिली का मशहूर बात है कि मेरी कब्र बना दीजिएगा वहाँ। तो इस तरह के बड़े बड़े ग्राउंड्स पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो वैसे तो शायद डोमेस्टिक हो रही हो, हैदराबाद तो वो भी नहीं हो रही खैर, लेकिन डोमेस्टिक हो रही हो, पर ग्राउंड का स्टैंडर्ड वो नहीं। तो क्या हमारी तैयारी नहीं है, क्योंकि आगे 2025 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करनी है, अगर बड़े कम सेंटर्स होंगे तो क्या करवाएंगे हम? देखिए जो आपके पास एक ब्रांड आ गया था पीएसएल का, अब उसको आपको बढ़ाना चाहिए था। आपकी सारी की सारी जो मेहनत और कोशिश होनी चाहिए थी कि आप नए स्टेडियम्स बनाते। आपकी जो पीएसएल है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों में खुशियां बांटती।
अभी आप मैच कराते हैं जिस भी शहर के अंदर, सारा शहर बंद कर देते हैं आप इन नए स्टेडियम्स को थोड़ा सा शहर के बाहर, रिंग रोड्स के ऊपर, जहां आप एक उसमें होटल भी हो आपके अंदर, वहाँ स्टेडियम भी हो, और उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। लाहौर का मैच आता है, आपकी कैपेसिटी जो है 26,000 है, लोग जो है वो 2 लाख देखना चाहते हैं। आप आईपीएल को देखें, उन्होंने 1.25-1.5 लाख के स्टेडियम नए बनाए हैं। आपका फोकस क्रिकेट बोर्ड का ओनली फोकस शुड बी टू मेकिंग द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन पाकिस्तान। ये पता नहीं कहाँ पैसा उड़ाते रहते हैं, जो सही मकसद है जहाँ पैसा लगाने का, डेवलपिंग न्यू academies, high performances, and making bigger infrastructures like new stadiums with hotels, जो कि आपको पूरा लाहौर कराची आपके जो लोग हैं वो ना तंग हों और उस इवेंट का इंतज़ार करें और इन्जॉय करें। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पिचेस के अलग रोने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग रोना है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी सर पे हाइब्रिड मॉडल हम पहले ही पेश कर चुके हैं, तो खतरा है आकिब भाई हाइब्रिड मॉडल के तहत जो कुछ हमने उन्हें पेश फरमा दिया था, तो आगे वो फिर तंग करेंगे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में। डेफिनेटली करेंगे वो, क्योंकि आप तो आपकी जो हालात है वो किसी की चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि आपके तो स्टेडियम इस काबिल नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी कराएं, ना कैपेसिटी है ना उनकी कोई हालत है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर किसी ने काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अगर 2-4 लोग हैं जिन्होंने चेयरमैन आए को काम किया, तो कीर हैं, डॉक्टर नसीम थे, खालिद साहब अच्छे लोग थे। अब तो जो आता है आई डोंट नो उनकी डायरेक्शंस किस तरफ होती हैं। आपको ये सोचना है कि इस वक्त अगर मैं चेयरमैन हूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। वो सिक्योरिटी की वजह से आप ब्लैकमेल होते रहते हैं, तो आपने हर साल इनकी जंग होती है जी गवर्नमेंट इतने पैसे मांग रही है, तो आप कब ये सोचोगे कि हम एक नया स्टेडियम बनाएं जिसके अंदर ही होटल हो, सारी फैसिलिटीज़ हो। हाँ सही बात है। आगे भाई ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, यहाँ वहाँ बड़े बड़े प्लेयर आ जा रहे हैं। लाहौर कलंदर बड़ी खामोश है, कोई टेंशन नहीं है, ना कोई प्लेयर ट्रेड मांग रहा है, ना कोई प्लेयर जाना चाह रहा है, कोई मसला नहीं है। ऐसा क्यों है सर? ये है, आप इसको कह सकते हैं कि आप जो भी काम करो आप टू द मार्क करने की कोशिश करो। आपका जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और जो हमारी मैनेजमेंट है मैं समझता हूँ उसको ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। समीर राना है, बाकी और भी लोग जो इसको मैनेज करते हैं कि प्लेयर्स जो है वो आपके पास आना चाहिए और दिल से आना चाहें, कि आप उनको ट्रीटमेंट ऐसी दो, आप उनको प्लानिंग उनके गिर्द अच्छी हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो प्लेयर यहाँ आना चाहते हैं। और इसी वजह से राशिद खान जैसे लोग कहते हैं कि खेलूँगा तो सिर्फ लाहौर से, डेविड वीज़ा है, वो ऐसे लॉन्ग टर्म आपके साथ चलने को राज़ी होते हैं। अगर आपकी रिलेशनिंग अच्छी है, आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, तो फिर प्लेयर आपको नहीं छोड़ के जाएगा। सलमान इरशाद बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बनाई आपने आके भाई, अब तो दुनिया भर में वो 150 की गेंदें भी कर रहा है और ऊपर से आउट भी कर रहा है। सलमान का फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में? बिल्कुल, डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। ऑप्शंस ज़्यादा होंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और गेम आगे बढ़ेगी। आई थिंक जो भी प्लेयर है उसको अपनी लेवल बढ़ाने के लिए, बड़ी स्टेज पे जाने के लिए मज़ीद मेहनत करनी चाहिए। इज़ गॉट एवरीथिंग, ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू गो। चलिए आके भाई लास्ट क्वेश्चन, बस वक्की कभी, वरना बहुत मज़ा आया, बहुत डिटेल आपसे बात हुई। सर ये बताएं, लाहौर कलंदर इस वक्त नए सीज़न के लिए क्या ऐसी सोच रख रही है कि चैंपियन बनना है तो ये सोचना है? क्योंकि अब तो काफ़ी लोग इधर उधर हो गए, कराची किंग्स की टीम में भी तब्दीलियाँ हो गई, पेशावर में भी हो रही हैं, एक यही टीम है जिसमें अभी कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई। तो क्या सोच है सर इस PSL के लिए, कोई नई चीज़ क्या हो सकती है? देखिए, वही मूड है, वही प्लेयर्स है, वही कप्तान है, वही मैनेजमेंट है, तो कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड बैकिंग ईच अदर। बाकी देखें रिजल्ट, तो फिर देखें, जीत लें जिसने जीतना है, मेहनत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आकिब जावेद साहब, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस लाहौर कलंदर, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के ओवरऑल क्रिकेट स्ट्रक्चर, पाकिस्तान के स्टेडियम्स हों, पाकिस्तान के टैलेंट की बात हो, ग्राउंड पे जो काम हो रहा है उस पर बात हो, ग्रास रूट लेवल पर बात हो,
हमने देखा है लाहौर कलंदर का, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, बहुत शानदार, बहुत आला, सारा कुछ। लेकिन जो बात आकिब भाई ने आज की है, मेरा ख्याल है कि अरबाब इख्तियार के लिए बड़ी सोच वाली बात है। एक, हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग चाहते हैं और वो हमें मिल भी गई है, लेकिन हमारे पास तैयार स्टेडियम्स मौजूद नहीं है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 3 तक महदूद होकर रह गया है, एक लाहौर, मुल्तान और कराची। हम फैसलाबाद की सोच नहीं रखते, हम दीगर शहरों की सोच नहीं रखते। हर जगह अच्छा स्टेडियम बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर एक स्टेडियम का प्लान जो सालों साल से वो भी खामोश पड़ा हुआ है। पेशावर में स्टेडियम अब तैयार है, लेकिन उस स्टेडियम के हवाले से कहा जा रहा है कि अभी तक उसकी रेनोवेशन भी मुकम्मल नहीं हुई। पर हाँ, पेशावर ज़ल्मी कह लें या वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा क्रिकेट कह लें, वो ज़रूर चाहते हैं कि PSL के लिए एक नया वेन्यू भी आ जाए। फिर कोचिंग से लेकर हमारा जो स्ट्रक्चर, आज शाहीन शाह अफरीदी, इसकी कैप्टनसी, बैटिंग कैप्टनसी, बाबर आजम के हवाले से क्या समझते हैं आकिब जावेद? और उन्होंने कहा कि जिस तरह बाबर आजम को रिमूव किया गया, ये भी कोई ढंग का तरीका नहीं था, कोई वे आउट निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरफराज को जब हटाया गया तो उस पर भी वो खुश नहीं थे। सलमान बट के हवाले से उनके इंडक्शन और फिर उनका फ़ौरन आउट होना, मोहम्मद हफीज़, उनका किरदार, कोचिंग, सारी चीज़ों पर एक डिटेल डिस्कशन हुई है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी, आकिब जावेद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।